सभी छात्रों का मैं स्वागत करती हूँ। पिछली तासिका में हमने व्याकरण के घटक अंतर्गत क्रिया की परिभाषा और क्रिया के जो मुख्य भेद है, जिसमें पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया, इनकी परिभाषा उदाहरण के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त की है। आज हम इसी तासिका में क्रिया के अन्य जो प्रकार है, यह प्रकार उदाहरण के माध्यम से उनकी परिभाषा, उसकी जानकारी अधिक मात्रा में हासिल करेंगे। तो देखिए, क्रिया के अन्य जो भेद है, इसमें तीसरा जो भेद है वह संयुक्त क्रिया। पहले दो भेद हमने देखे, मुख्य भेद। तीसरा है संयुक्त क्रिया, चौथा है सहायक क्रिया और पांचवा है प्रेरणार्थक क्रिया। तो सबसे पहले हम संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, यह उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले उदाहरण देखते हैं और बाद में उनकी परिभाषा देखेंगे। तो उदाहरण है, ऋत्विक एक गांव में रहता था। ऋत्विक एक गांव में रहता था। दूसरा वाक्य है, हम गुरुदेव का इंतजार करने लगे। हम गुरुदेव का इंतजार करने लगे। तीसरा उदाहरण है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। देखिए, तीन उदाहरण हमने देखे। पहले उदाहरण में रहता था, यह क्रिया है। दूसरे उदाहरण में करने लगे, यानी इंतजार करने लगे। इनमें क्रिया कौन सी हो गई? करने लगे। और तीसरे वाक्य में खेल रहे हैं। ये तीन वाक्य में अलग अलग क्रिया दी गई है। इन वाक्यों में रहता था, करने लगे, खेल रहे हैं, ये सभी शब्द क्रिया के शब्द है। परंतु ये सभी क्रियाएं एक या एक से अधिक होने से यह संयुक्त क्रिया उसे कहते हैं। तो उसकी परिभाषा क्या होगी कि वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होने पर संयुक्त क्रिया होती है। यानी कि जिस वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। चौथा जो भेद है, यह भेद है सहायक क्रिया। देखिए, सहायक क्रिया में उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। तुम्हें प्रश्न पत्र में कुछ क्रिया के शब्द दिए जाते हैं और इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो यह सहायक क्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे। तो देखिए, पहला उदाहरण है, बड़े कूलर में पानी भरा हुआ है। बड़े कूलर में पानी भरा हुआ है। दूसरा वाक्य है, टॉमी जीभ निकालकर हाँफ रहा था। टॉमी जीभ निकालकर हाँफ रहा था। तीसरा उदाहरण, महेश पुस्तक पढ़ने लगा। महेश पुस्तक पढ़ने लगा। देखिए, तीन उदाहरण हमने देखे। पहले उदाहरण में क्या दिया है? बड़े कूलर में पानी भरा हुआ है। इसमें क्रिया कौन सी है? भरा हुआ है, यानी भरने की क्रिया है। दूसरे वाक्य में टॉमी जीभ निकालकर हाँफ रहा था, यानी रहा था,
यह क्रिया है, सहायक क्रिया है। यानी किस यहाँ जीभ निकालकर इसे सहायता दी गई है कि टॉमी जीभ निकालकर हाँफ रहा था, इसलिए उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। और तीसरे वाक्य में महेश पुस्तक पढ़ने लगा। लगा यह क्रिया है, यह किसे सहायक हो गई? पढ़ने के लिए सहाय्य करने लगे, इसलिए उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी कि जो क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। देखिए फिर से परिभाषा, जो क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ सहायक क्रिया के रूप में हम वाक्य में किस तरह प्रयोग करेंगे। अब मैंने बताया था कि प्रश्न पत्र में तुम्हें प्रश्न पूछा जाता है कि सहायक क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो किस तरह करेंगे हम। तो इसके भी कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं, कुछ नियम होते हैं। तो इसका वाक्य में हम प्रयोग किस तरह करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना कि जहां जिस शब्द में ना यानी छोटा न और उसे मात्रा लगाए, ना ये जो धातु होता है इसे हटाओ, बची हुई क्रिया का भूतकाल रूप बनाओ। जैसे कि आना, आना न छोटा है, तो वाक्य बनाते वक्त पत्र पढ़ते ही वह घर लौट आया। देखिए आना ना हटा दिया और उसके स्थान पर भूतकाल रूप बना दिया, जैसे आया। ये बात ध्यान में रखना। दूसरी, सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया का होना जरूरी है, यानी कि मुख्य क्रिया न होती तो उसे सहायक करने वाली क्रिया भी नहीं होती, इसलिए सहायक क्रिया में मुख्य क्रिया का होना जरूरी होता है। तीसरी बात कौन सी है, तो सहायक क्रिया को हमेशा मुख्य क्रिया के अंत में रखिए। देखिए सहायक क्रिया अंत में ही होती है, लेकिन मुख्य क्रिया को सहायक करने वाली क्रिया भी अंत में लिखनी चाहिए। चौथी बात कौन सी है, दोनों क्रियाओं के बीच में अन्य शब्द नहीं आने चाहिए। देखिए दोनों क्रियाओं के बीच में अन्य शब्द नहीं आने चाहिए। तुम्हें उदाहरण जो लिखना है वह अर्थपूर्ण लिखना है, और इसलिए मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया इसके अतिरिक्त अन्य शब्द वहां लिखना कोई जरूरी नहीं है। पांचवा जो बात है, इसमें दोनों क्रियाओं के बीच में केवल निषेधवाचक शब्द रख सकते। निषेधवाचक शब्द इसका अर्थ क्या होता है, नकारात्मक, निषेध करना। ऐसे भी शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। सहायक क्रिया के अंत में है, हूं, था, थे, थी ऐसे शब्द रखे जा सकते हैं, यानी कि भूतकाल में होते हैं, वर्तमान काल में भी होते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में हमें भूतकाल का ही प्रयोग करना पड़ता है। सहायक क्रियाओं को किसी भी काल में लिखा जा सकता है। देखिए वर्तमान काल में लिखे जाते, भूतकाल में लिखे जाते, भविष्य काल में भी लिखे जाते, लेकिन भूतकाल में लिखना आसान रहता है। इसलिए पहला जो मैंने नियम यानी पहली जो बात मैंने बताई कि ना शब्द हटाकर उसके स्थान पर भूतकाल का प्रयोग करना चाहिए, भूतकाल के रूप का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए और भी कुछ उदाहरण हम देखेंगे और बाद में उसकी परिभाषा देखेंगे। तो यहाँ और एक उदाहरण देखिए, मैं काम कर सकता हूं। मैं काम कर सकता हूं। दूसरा उदाहरण, वह छत से कूद पड़ा। वह छत से कूद पड़ा। देखिए ये दो उदाहरण हमने देखे। पहले में मैं काम कर सकता हूं, हूं यह क्रिया है, कैसी, काम करने की। दूसरा,
वह छत से कूद पड़ा, यानी कि कूदना, कूद, यह उसे सहायक करने में या सहायक करने वाली क्रिया है। पड़ा यह क्रिया है, लेकिन उसे सहायक करने वाली जो क्रिया है यह कूद, यह है। और पहले वाक्य में कर यह शब्द है, यह सहायक क्रिया है। तो परिभाषा हमने देखी कि जो मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। अब देखिए 5वां जो भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? पहले जैसे हमने 4 प्रकार देखे, 4 भेद देखे, अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, सहायक, उसी तरह यह प्रेरणार्थक भी क्रिया होती है। तो सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से हम उसकी परिभाषा तैयार करेंगे। तो उदाहरण देखिए, माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है। माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है। दूसरा वाक्य, पिताजी ने माली से पौधे लगवाए। पिताजी ने माली से पौधे लगवाए। देखिए 2 उदाहरण देखिए। इन 2 उदाहरण में हमें उसकी परिभाषा तैयार करनी है। तो देखिए किस तरह करेंगे कि पहला वाक्य देखिए, माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है। क्रिया कौन सी है इसमें? धुलवाने की, यानी धुलवाती। मुख्य शब्द क्या है? धुलाना। और प्रेरणार्थक क्रिया में उसका रूप बदल गया, धुलवाती है, धुलवाता है, धुलवाती है। दूसरे वाक्य में पिताजी ने माली से पौधे लगवाए। इसमें क्रिया कौन सी है? पौधे लगाने की है, यानी पौधे लगाना। लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया में उसमें परिवर्तन हो गया, उसका रूप बदल गया, वो हो गया लगवाए। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जो क्रिया शब्द यह बताए कि, जो क्रिया शब्द यह बताए कि पिताजी यानी कि कर्ता स्वयं कार्य करके किसी दूसरे से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। फिर से परिभाषा देखिए, जो क्रिया शब्द यह बताए कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए इस परिभाषा में हमें यही बताया है कि कर्ता स्वयं कुछ नहीं करता, वो दूसरों के आधार पर या दूसरों से वह काम करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो देखिए अन्य कुछ उदाहरण हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया के। तो देखिए, दीदी दर्जी से कपड़े सिलवाती है। दीदी दर्जी से कपड़े सिलवाती है। दूसरा उदाहरण, शिक्षिका बच्चों से गाना गवा रही है। शिक्षिका बच्चों से गाना गवा रही है। तीसरा वाक्य है, माँ नौकर से पानी मंगवाती है। माँ नौकर से पानी मंगवाती है। तो देखिए इसमें जो 3 उदाहरण हमने देखे, इसमें पहला जो देखा, दीदी दर्जी से कपड़े सिलवाती है, यानी इसमें प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? सिलवाना। यानी मुख्य क्रिया कौन सी? सिलाना। प्रेरणार्थक रूप बदल गया, इसमें सिलवाती है, यह परिवर्तन। दूसरे वाक्य में शिक्षिका बच्चों से गाना गवा रही है, इसमें क्रिया कौन सी है? गाने की, लेकिन दूसरों के माध्यम से यह
उसका गायन करना यानी गवा, यह क्रिया है। तीसरे वाक्य में माँ नौकर से पानी मंगवाती है। देखिए, कर्ता स्वयं कुछ नहीं करता, दूसरों से यह काम करवाता है। तो यहाँ मंगवाती है यानी सिलवाती, गवान और मंगवाती, यह क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। तो देखिए, यहाँ हमें स्वाध्याय के रूप में हमें यह प्रश्न छुड़ाने हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे स्वाध्याय। इसमें पहला प्रश्न है, सहायक क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें कुछ शब्द मैं बताती हूं, उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है बैठना, बैठना। दूसरा है करना, करना। तीसरा है चलना, चलना। चौथा है पढ़ना, पढ़ना। पांचवा है रहना, रहना। 6 लेना, लेना। 7 बनना, बनना। 8 गिरना, गिरना। 9 जाना, जाना। 10 देना, देना। तो इसमें हमें क्या करना है? तो इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। अब प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रेरणार्थक क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है गिरना, गिरना। दूसरा है चलना, चलना। तीसरा है उठना, उठना। चौथा है हंसना, हंसना। पांचवा है दौड़ना, दौड़ना। 6 तैरना, तैरना। 7 पीना, पीना। 8 मिलना, मिलना। 9 कहना, कहना। और 10 लिखना, लिखना। तो देखिए, हमने प्रेरणार्थक क्रियाओं के बारे में उदाहरण देखे हैं।
उसी तरह इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। धन्यवाद।